Hello students, this is Sumit Narang from K2S Career Zone and welcome to my YouTube channel. आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट चैप्टर कैपेसिटेंस शुरू करने जा रहे हैं और इस चैप्टर में हम कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। इसमें हम एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं जिसमें हम कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं और उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो सपोज करो कि एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट में एक कंडक्टर ए बी सी डी को प्लेस किया, तो यहाँ पर पॉजिटिव एंड हमने दिखाया है, यहाँ पे नेगेटिव। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ डायरेक्टेड होती है, तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसका मतलब इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट। और एक कंडक्टर ए बी सी डी को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया गया। तो कंडक्टर क्या होता है, हमें पता है कंडक्टर इज अ मटेरियल विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जो चार्ज को कंडक्ट कर सकता है, तो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है वो। तो इसका मतलब कंडक्टर में फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं और या हम कह सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अल्टीमेटली जब कंडक्टर ए बी सी डी को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया तो होता क्या है, जो ये पॉजिटिव एंड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो जो सी डी फेस हम देखते हैं, सी डी फेस पर इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं और या इसको हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज आ जाता है सी डी फेस पे, नेगेटिव इंड्यूस्ड चार्ज। और उसी टाइम पर ए बी में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं। अल्टीमेटली ए बी फेस पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्ज ए बी फेस पे और नेगेटिव चार्ज सी डी फेस पे, तो इसके अंदर अपनी एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है ई पी। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर बढ़ते जाते हैं, इधर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाता है, इधर पॉजिटिव, तो वैसे वैसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाती है। और ये तब तक होता जाता है जब तक इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर नहीं हो जाती। और उस टाइम पे हम कहते हैं कि इस कंडक्टर ने इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया। तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन कह देते हैं, जब अंदर की इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हो जाती है। तो इसका मतलब हमारे पास कंडक्टर ए बी सी डी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनती है, ई नॉट माइनस ई पी विच इज इक्वल टू जीरो। तो अल्टीमेटली इधर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, ई नॉट माइनस ई पी इज इक्वल टू जीरो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, हमारे कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। सपोज, तो पहली ऑब्जर्वेशन ये है, suppose a conductor ABCD is held in an external electric field E naught and free electrons in the conductors moves from AB to CD, and because of this a negative charge appears on CD face। तो CD face पे negative charge आ गया, and an equal charge of positive charge appears on AB face, and these are called induced charges। This produces an induced electric field EP which opposes the flow of electrons। तो EP अब हमारे पास हो गई, तो अब जब EP जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपोज करती है और करते 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 जब ये ई पी ई नॉट के इक्वल हो जाती है, तो अंदर ये अब इलेक्ट्रॉन्स को मूव नहीं होने देती, तो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो हो जाती है। सो दीज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इक्वल एंड ऑपोजिट एंड देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है और नेट चार्ज, तो नेट चार्ज तो जीरो है, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता। जितना भी चार्ज अब है वो सारा फेस पे रिजाइड करता है, तो कंडक्टर के फेस के ऊपर सारा चार्ज रिजाइड करता है, कंडक्टर के अंदर चार्ज जो है वो जीरो हो जाता है। There is no excess charge inside the conductor in electrostatic equilibrium condition। तो कोई भी excess charge isolated conductor के अंदर नहीं होता। The charge always resides entirely on the outer surface of the conductor। तो outer surface पे जब electrostatic equilibrium condition आ गई तो ये charge इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, ये सारा फेस पे हमेशा रिजाइड करेगा, अंदर नहीं होगा। ठीक है जी, तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये ऑब्जर्व किया। इसके बाद हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज ये रहा हमारे पास, तो इधर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट की डायरेक्शन है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, ये जब ये चार्ज सारा इधर रिजाइड करता है हमारे सरफेस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड
जो इनसाइड द कंडक्टर है वो तो ज़ीरो होती है, एंड व्हेन द चार्ज फ्लो ओवर द सरफेस स्टॉप्स, तो जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है तो हमारे ये सरफेस पे भी चार्ज फ्लो करना बंद कर देता है। अल्टीमेटली यहाँ पर सरफेस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन सरफेस पे चार्ज नहीं मूव कर रहा। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है। तो अल्टीमेटली अगर चार्ज सरफेस पे मूव नहीं कर रहा इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इसका मतलब हमारे पास सरफेस की डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो ज़ीरो है। इसका मतलब सरफेस पे टेंजेंशियल डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो है यहाँ पर सरफेस पे, लेकिन सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट जो है वो ज़ीरो है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और सपोज करो ये एंगल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा मान लो, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट अलोंग द सरफेस हो गया ई कॉस थीटा। तो अगर सपोज करो ये किसी एंगल पे है, थीटा एंगल पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच का एंगल थीटा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द कंडक्टर जो है वो ई कॉस थीटा हो गया। तो अगर चार्ज सरफेस पे मूव नहीं करता इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो इसका मतलब ई कॉस थीटा जो है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इधर होगा तो वो चार्ज पे फोर्स लगाएगा और चार्ज को मूव करना चाहिए, लेकिन इट इज़ ऑब्जर्व्ड कि चार्ज मूव नहीं कर रहा, तो ई कॉस थीटा को ज़ीरो होना पड़ेगा। इसका मतलब अलोंग द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ज़ीरो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज़ीरो नहीं है, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, लेकिन उसका अलोंग द सरफेस कंपोनेंट ज़ीरो, तो इसका मतलब कॉस थीटा ज़ीरो होगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास ई कॉस थीटा की वैल्यू ज़ीरो होगी, और ई ज़ीरो नहीं हो सकता तो कॉस थीटा ज़ीरो होगा, तो थीटा आ जाएगा 90। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमारे पास सरफेस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो ज़ीरो होता है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है? एट एन एंगल ऑफ 90 विद द सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होती है सरफेस की, तो बिल्कुल बाहर की ओर नॉर्मली निकल रही होती है। तो एंगल कितना बना रही होती है? 90। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो जैसा कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है हमारे कंडक्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, तो हमारे पास जो पोटेंशियल है, जो हमारे पास अगर अंदर कोई भी चार्ज को मूव किया जाए तो अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? ज़ीरो। तो अल्टीमेटली कंडक्टर के अंदर जो है पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट। तो सारे पॉइंट पे हमारे पास कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल सेम होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। सिमिलरली हमारे कंडक्टर के सरफेस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। तो अगर सरफेस पे एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराया जाएगा तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो है, तो अल्टीमेटली फिर पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो गया, और ऑल ओवर द सरफेस पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, और अंदर भी वही वैल्यू होती है जो हमारे कंडक्टर के सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू होती है। दैट मीन्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज़ द सेम वैल्यू एज ऑन इट्स सरफेस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑल ओवर द कंडक्टर सेम होता है और कांस्टेंट वैल्यू होती है, और कितनी वैल्यू होती है? जितनी सरफेस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू होती है उतनी ही पूरे कंडक्टर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू होती है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर? तो चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती कितनी? अभी हमने डायरेक्शन तो देख ली कि नॉर्मल होती है, अलोंग द सरफेस तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, लेकिन इस पे इसकी वैल्यू होती कितनी है? तो सपोज करो इधर सरफेस पे एक छोटा सा सरफेस एरिया ले लेते हैं ds। तो इस ds पे हमारे पास गॉस थ्योरम लगाएं तो हमारे पास यहाँ पे फ्लक्स कितना हो जाएगा? eds। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ds, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? टोटल चार्ज एनक्लोड बाय दिस सरफेस एरिया। तो चार्ज कितना एनक्लोज करेगा? सपोज करो इस कंडक्टर पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो छोटा सा सरफेस ds पे कितना चार्ज होगा? सिग्मा इंटू ds, एंड दैट विल बी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो वो हमें क्या दे देगा? फ्लक्स की वैल्यू। तो ई ds विल बी इक्वल टू सिग्मा ds बाय एप्सिलॉन। तो ई ds था तो ds से ds कैंसिल हो गई, ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी? ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप। एन कैप क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है, जो डायरेक्शन हमने पहले भी निकाल चुके हैं कि वो 90 डिग्री होगी सरफेस से। दैट मीन्स ये
इधर बाहर की ओर हो, तो दैट इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर। तो उस कंडक्टर में दैट इज प्लेस इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो कंडक्टर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के नॉर्मल होगी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऑन द सरफेस होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड एन कैप इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन। Next observation is surface density of charge is different at different points of the irregular shaped conductor। तो अल्टीमेटली सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है हमारे पास अलग जगह पे अलग अलग होगी। तो होता क्या है कि हमारे पास अगर इरेगुलर शेप्ड कंडक्टर है, तो ये तो रेगुलर शेप्ड है, इरेगुलर शेप का मतलब जैसे अगर कोई भी हैप्पैजेड पत्थर ले लो, तो कोई भी दो पत्थर जब हम उठाते हैं तो दोनों की शेप इरेगुलर शेप्ड होती है। तो वहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर एरिया कम होता है, तो अगर एरिया कम है तो सिग्मा जो होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है Q बाय ए। तो एरिया की वैल्यू कम हो जाएगी तो सिग्मा डेंसिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी, बिकॉज सिग्मा एंड एरिया इज इनवर्सिव प्रोपोर्शन। तो सिग्मा जो होता है वो Q बाय ए होता है। तो एरिया कहीं पर अगर हैप्पैजेड कंडक्टर में हमारे पास चार्ज गिवन है तो जहाँ पर हमने एरिया छोटा है किसी जगह पे, तो वहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है। तो अल्टीमेटली सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड कंडक्टर। तो दिस इज द डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस विच इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। तो कंडक्टर को जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो ये सारी ऑब्जर्वेशंस देखी जा सकती हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग और इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग क्या चीज़ है, 2 नंबर के क्वेश्चन में काफ़ी बार ये टॉपिक आता है। तो इसको कहा जाता है इट इज़ द फिनोमिना ऑफ प्रोटेक्टिंग अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने इससे पहले क्या देखा, हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 होती है। तो अगर ये होलो कंडक्टर कर दो, तो एक चीज़ को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है तो इस कंडक्टर के अंदर रख दो, तो इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अल्टीमेटली हमारा कोई भी चीज़ अगर एक होलो कंडक्टर के अंदर रख दी जाए तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से वो बच जाती है। और इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग और स्क्रीनिंग। तो इट इज़ द फिनोमिना ऑफ प्रोटेक्टिंग अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0, so to protect delicate instruments from external electric field we enclose them in hollow conductors and such hollow conductors are known as Faraday cages। तो कई जगह पर हमारे पास हम होलो कंडक्टर्स, तो आसपास कंडक्टर का एक केसिंग बना दी जाती है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है तो हम उसको उस केज में रख देते हैं। तो जो सा भी हमने एक कंडक्टर का केज बनाया उसके अंदर प्लेस कर देते हैं, तो वो चीज़ हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बच जाती है। इस फिनोमिना को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहा जाता है। और जो हमने वो होलो कंडक्टर बनाया है अ केज टाइप, उसको फैराडे केज कह दिया जाता है। तो सपोज करो सी एक चार्ज बॉडी है, तो वो चार्ज बॉडी क्या कर रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है। तो अल्टीमेटली ए बी एक कंडक्टर है हमारे पास, तो क्या होगा कि इस ए बी के ऊपर अपर एंड पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और लोअर पे पॉजिटिव, और इनसाइड क्या होगा, एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी और वो उसकी वैल्यू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हो जाएगी। तो ए बी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 हो जाएगी। और अगर हम बियॉन्ड दिस कंडक्टर ए बी, यहाँ पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ख़त्म करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, ए बी का जो दूसरा एंड है उसको हम अर्थ कर देंगे। सो जब हम इसको अर्थ कर देंगे तो हम क्या देखेंगे कि फील्ड बियॉन्ड ए बी, तो ए बी कंडक्टर के बियॉन्ड फील्ड जो है वो डिसअपियर हो जाती है। तो अल्टीमेटली एज शोन इन अबव फिगर द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कंटिन्यूज बियॉन्ड द कंडक्टर ए बी, हाउएवर इफ कंडक्टर ए बी इज अर्थड द इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज फ्लोज टू अर्थ एंड द फील्ड बियॉन्ड ए बी डिसअपियर्स। तो इस तरह से हम किसी भी डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा सकते हैं, उसको एक होलो कंडक्टर के अंदर प्लेस करके। And this phenomena is known as electrostatic shielding or electrostatic screening. Okay. Now the next is electrical capacitance. So electrical capacitance एक ऐसी टर्म है जो हमें बताती है एक कंडक्टर की एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। तो एक कंडक्टर कितना इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर कर सकता है, वो एबिलिटी बताने वाली टर्म है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। So it is related to the ability of the conductor to store electric charge. तो अल्टीमेटली होता क्या है,
जब किसी भी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज करता है। जैसे जैसे चार्ज उसमें हम देते रहते हैं, इसका मतलब उसका चार्ज बढ़ता रहता है और साथ साथ उसका पोटेंशियल भी बढ़ता जाता है। अल्टीमेटली हमारे पास जो ये चार्ज होता है Q, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। तो जितना चार्ज होगी उसके प्रोपोर्शनल ही पोटेंशियल उस कंडक्टर का बढ़ता जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि अब हम और चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल मैक्सिमम पोटेंशियल पहुंच चुका है। इसके बाद वो अपने आसपास वाले मीडियम को आयोनाइज करना शुरू कर देता है। इसका मतलब इसमें हम कहते हैं कि उसका चार्ज लीक होना शुरू हो जाता है। तो हम कैपेसिटेंस को डिफाइन करते हैं द रेशो ऑफ द चार्ज गिवन पर यूनिट द राइज इन पोटेंशियल। सो वी मे डिफाइन capacitance of a conductor as the ratio of charge given to the conductor to the rise in a potential। तो ये हमारे पास Q by V की रेशो को हम कैपेसिटेंस कह देते हैं। तो अगर किसी कंडक्टर को हम ज़्यादा चार्ज देते हैं और कॉरस्पॉन्डिंगली उसका पोटेंशियल कम बढ़ता है तो हम क्या देखते हैं, उसकी कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज ज़्यादा है। वेयर एज अगर कम चार्ज देने पे किसी कंडक्टर का पोटेंशियल ज़्यादा बढ़ता है तो उसका ऑब्वियसली बात है उसका मैक्सिमम पोटेंशियल जल्दी आएगा, तो उसकी कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज कम। तो द रेशो ऑफ Q by V इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। एंड यूनिट्स ऑफ C, तो यूनिट्स ऑफ C क्या होते हैं, Q के यूनिट हैं कूलम और V के यूनिट है वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट हमारे पास यूनिट्स ऑफ C होते हैं और इसको कहा जाता है फैरेड। तो अल्टीमेटली हम फैरेड में मापते हैं कैपेसिटेंस। A conductor is said to have a capacity of 1 farad when charge of 1 coulomb raises its potential by 1 volt। तो एक कंडक्टर की कैपेसिटी 1 फैरेड तब कहलाती है जब 1 कूलम चार्ज उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ा देता है, तो उस कंडक्टर की कैपेसिटी को 1 फैरेड कहा जाता है। तो अल्टीमेटली हमने ये देखा कि कंडक्टर में चार्ज को स्टोर किया जा सकता है, लेकिन होता क्या है, कंडक्टर की एक लिमिट है कि हम जब उसको चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल बढ़ता है, तो एक मैक्सिमम पोटेंशियल आ जाता है, तो उसकी एक लिमिटेड वैल्यू ऑफ चार्ज वो स्टोर कर सकता है। लेकिन हम एक ऐसा अरेंजमेंट भी कर सकते हैं जिससे हम उसी कंडक्टर की चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, और ऐसे अरेंजमेंट को कैपेसिटर कह दिया जाता है। तो कैपेसिटर इज बेसिकली अ कंडक्टर और एन अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर्स। तो कैपेसिटर एक अरेंजमेंट है कंडक्टर्स का सच दैट इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी इन स्मॉल स्पेस। सो कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड हेंस स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन दैट स्मॉल स्पेस। तो कैपेसिटर एक अरेंजमेंट है कंडक्टर्स का ही है जिसमें हम कोशिश करते हैं छोटी जगह में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर किया जा सके, तो उस अरेंजमेंट को कैपेसिटर कह दिया जाता है। ठीक है जी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो अगर एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर को चार्ज दिया जाए तो उसकी कितनी कैपेसिटी होती है, तो हम उसको निकाल लेते हैं। हम एक स्फेरिकल कंडक्टर कंसीडर कर लेते हैं विद सेंटर O एंड रेडियस स्मॉल r। तो इसका रेडियस स्मॉल है, इसका सेंटर है O, हैविंग ए चार्ज प्लस Q एट इट्स सेंटर। सो हमारे पास क्या होता है, हमने क्या किया, हमने एक स्फीयर को चार्ज दे दिया प्लस Q, और दिस चार्ज विल बी स्प्रेडिंग यूनिफॉर्मली ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो एक चार्ज प्लस Q दिया गया और ये आउटर सरफेस पे रिजाइड कर गया इस स्फीयर। तो हमारे सरफेस पे, इस स्फीयरिकल कंडक्टर के सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, इसकी वैल्यू दी जाएगी V इज इक्वल टू 1/4πε0 स्मॉल q बाय स्मॉल r। तो Q जो हमने स्फीयर को चार्ज दिया और स्मॉल r जो इसका रेडियस है, तो इतना पोटेंशियल होगा इसके सरफेस पे। और इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, एज वी हैव डिफाइंड दैट कैपेसिटी इज चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। तो इसको चार्ज कितना दिया, स्मॉल q, इसका पोटेंशियल सरफेस पे कितना आ गया, ये। तो अल्टीमेटली C इज इक्वल टू Q बाय V। तो Q बाय V की वैल्यू है Q बाय 4πε0 r।
तो Q से Q कैंसिल हो गया, तो कैपेसिटी आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो जब एक स्फेरिकल कंडक्टर को चार्ज दिया गया प्लस Q, तो उसके सरफेस में हमने पोटेंशियल देखा, तो उसका पोटेंशियल आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, और अल्टीमेटली इसकी कैपेसिटी निकल के आती है C इज इक्वल टू Q बाई V। तो हमारे पास कैपेसिटी आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो क्लियरली हमने क्या देखा, कैपेसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। तो अगर एक स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे, उसका रेडियस बढ़ा देंगे। लेकिन उसकी भी फिर लिमिट है, कितना बड़ा स्फीयर ले सकते हैं हमें स्फीयर लेने में कितना बड़ा ले सकते हैं हम। तो अल्टीमेटली हम क्या देखते हैं, हमारे पास आज तक का सबसे बड़ा स्फीयर कितना है, कौन सा है, हम जिसको हम जानते हैं। तो अभी तक हम देखें, अगर हम यहाँ पर बैठ के अपने लेबॉर्ट्री में कोई स्फीयर बनाना चाहें तो हम अपने लेबॉर्ट्री के जितना बड़ा बना सकते हैं, अगर एक बिल्डिंग के जितना बना सकते हैं। अल्टीमेटली अभी हमारी जो अर्थ है वो हमारे लिए सबसे बड़ा स्फीयर है। अभी प्रैक्टिकली हमारे आसपास का सबसे बड़ा स्फीयर क्या है, हमारी अर्थ इज ए स्फेरिकल शेप, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अभी हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी सोच लेते हैं अर्थ की, सपोज करो। तो जैसे कि कैपेसिटी होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो हम अर्थ की कैपेसिटी निकालने की कोशिश करते हैं। तो अर्थ का जो रेडियस है, तो अगर रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता है तो रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर। तो रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर, और अगर इसको हम मीटर में लें तो 6400 इंटू 10⁻³ मीटर। तो इधर R की वैल्यू आप 6400, अगर हम कैपेसिटी ऑफ अर्थ निकालें तो आपने खुद ने कैलकुलेट करना है, काइंडली कैलकुलेटेड ऑन योर नोटबुक्स। तो आप अपनी नोटबुक में कैलकुलेट करके देखो, R की वैल्यू अगर आप 6400 इंटू 10⁻³ मीटर कर देते हो, ठीक है ना, क्योंकि R इन मीटर लेते हैं हम यहाँ पे, तो R मीटर में लेंगे तो C फैरेड में आएगा। तो अगर मैं R को 6400 इंटू 10⁻³ पुट कर देता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो हमने पहले चैप्टर्स में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाली हुई है। तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसकी वैल्यू थी 9 इंटू 10⁻⁹, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/9 इंटू 10⁻⁹। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को पुट कर दो 1/9 इंटू 9, और R को पुट कर दो 6400 इंटू 10⁻3। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आप क्या देखोगे, आप निकाल के जरूर देखना, तो आपके पास इसकी वैल्यू आएगी, फैरेड में आना चाहिए, तो इसकी वैल्यू आएगी 711 इंटू 10⁻⁻⁶ फैरेड। तो आपके पास वैल्यू आएगी 711 इंटू 10⁻⁻⁶ फैरेड, और वी कैन से 711 माइक्रो फैरेड। तो 10⁻⁻⁶ को क्या कह सकते हैं हम, तो हमारे पास क्या आ गई 711 माइक्रो फैरेड। तो म्यू एफ से हम डिनोट कर सकते हैं, तो माइक्रो फैरेड आ गई। तो अल्टीमेटली हम इससे क्या देखते हैं, माइक्रो फैरेड, नॉट फैरेड। तो हम सी को फैरेड में लिख रहे थे, हमने यूनिट क्या देखी, हमने क्या देखी कि सी की यूनिट फैरेड है। लेकिन हमारे पास जो हमारा सबसे बड़ा नॉन स्फीयर है, जो हमें पता है अर्थ, तो हमने सबसे बड़े स्फीयर जो हमें पता है अर्थ की, हमने जो कैपेसिटी निकाली वो किस में आई, माइक्रो फैरेड। फैरेड इज अ वेरी बिग यूनिट। इससे हमें पता लगा कि फैरेड जो है अपने आप में बहुत बड़ा यूनिट है, क्योंकि अर्थ की कैपेसिटी ही माइक्रो फैरेड में आ रही है। तो अल्टीमेटली जो हमारे पास अवेलेबल कैपेसिटर्स होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, उनकी जब हम कैपेसिटी निकालते हैं तो हम किस में निकालते हैं, हम उनकी कैपेसिटी नैनो फैरेड दैट इज 10⁻⁻⁹ फैरेड, या हम पाइको फैरेड दैट इज 10⁻⁻12 फैरेड में निकालते हैं। तो ज़्यादातर हमारे पास हमारे कंडक्टर्स और कैपेसिटर्स की जो हमारी कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है वो हम नैनो फैरेड और पाइको फैरेड में निकालते हैं। सो होपफुली आज के जो ये टॉपिक्स हैं अब आपको क्लियर हो गए होंगे। आने वाले टॉपिक में हम कंसीडर करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर्स। तो आज के टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर के बारे में डिस्कस किया कि जब भी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया जाएगा तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं। तो हमने देखा सारा जो चार्ज होता है वो सरफेस पे रिजाइड करता है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन 90 होती है, पोटेंशियल जो होता है सरफेस पे कांस्टेंट होता है और सेम वैल्यू होती है ऑल ओवर द कंडक्टर। तो पूरे वॉल्यूम में वेदर इनसाइड द कंडक्टर और ऑन द सरफेस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है फॉर दिस कंडक्टर अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस।
ठीक है जी। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग और स्क्रीनिंग फिनोमिना देखा। उसमें हमने क्या देखा कि ये वो फिनोमिना है जिससे हम किसी भी डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट को, किसी भी चीज़ को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा सकते हैं बाय प्लेसिंग इट इनसाइड अ होलो कंडक्टर। क्योंकि होलो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो जीरो होती है, तो होलो कंडक्टर में कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट या कोई भी चीज़ प्लेस करते हो तो वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बच जाता है। उसके बाद हमने देखा कि कैपेसिटेंस क्या होती है। तो कैपेसिटेंस अल्टीमेटली एबिलिटी टू स्टोर चार्ज है किसी भी कंडक्टर की, और इसकी वैल्यू होती है चार्ज गिवन पर यूनिट राइज इन पोटेंशियल Q बाई V, और इसके यूनिट है फैरेड। इसके बाद हमने देखा कि कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर भी बेसिकली कंडक्टर ही है, कंडक्टर का अरेंजमेंट है। तो कुछ कंडक्टर्स का अरेंजमेंट कर देते हैं जिससे हम क्या करते हैं कि हम उस अरेंजमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर कर पाएँ विद इन अ स्पेसिफाइड स्पेस। तो छोटी स्पेस में ज़्यादा चार्ज स्टोर करने के लिए हम कंडक्टर्स का अरेंजमेंट करते हैं, तो उसको हम कैपेसिटर कह देते हैं। हमने स्फेरिकल कंडक्टर, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस निकाली, तो हमने कैपेसिटी निकाली तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आई। इससे हमें पता लगा कि कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर जो है R पे डिपेंड करती है, रेडियस पे। तो उसका रेडियस बढ़ा दो तो कैपेसिटेंस उसकी या कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज बढ़ जाएगी, लेकिन उसकी लिमिट है हमने, क्योंकि उसके बाद हमने ये निकाल के देखा कि अगर हम सबसे बड़ा स्फीयर जो हमारे पास है, अर्थ है हमारे पास, तो हमने अर्थ की जब कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज निकाल के देखी तो वो आई हमारे पास 711 माइक्रोफैरड, एंड दैट मीन्स फैरड एक बहुत बड़ा यूनिट है। तो हमारे पास जो हम नॉर्मली जो हमारे पास हम कंडक्टर्स की हम कैपेसिटी मापते हैं, ज़्यादातर हम किस में मापते हैं, नैनो या पाइकोफैरड। तो आने वाले लेक्चर्स में हम प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। होपफुली अब ये टॉपिक्स आपको क्लियर हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।